तो सबसे पहले मेरे लाल और मेरे लालियों, ये हमें जानना होगा कि निर्धनता होती क्या है। लगभग 13 करोड़ लोग जो हैं अभी भी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन जी रहे हैं। ये मैंने नया डाटा बताया है। जब सरकार ने बहुत ज्यादा सुधार और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास किया, तब जाके क्या है, अभी भी 13 करोड़ लोग जो हैं देश में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं जीवन। और ये बड़ी संख्या है बच्चों। और मैंने कहा अब तो आपके लड़के बच्चे होंगे, तो कह रहे लड़के बच्चे हैं लेकिन वो अब अपना कर रहे हैं, उनके पास भी इतना संसाधन नहीं कि हमें कमा के खा लें। तो हमने कहा फिर भी होगा। तो कह रहा नहीं बेटा, अभी से अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे पैर एकदम जाम हो जाएंगे और हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज एक हम नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है इकोनॉमी का यानी अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर, निर्धनता एक चुनौती। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हम बहुत कुछ चीजें आपको सिखाएंगे और आप बहुत सारी चीजें जो है हमसे सीख पाएंगे। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना भी चाहिए, जो आपको समझना भी चाहिए। और जब आप इसको पढ़ोगे तो आप भारत के ऐसे एस्पेक्ट को समझ पाओगे जिससे शायद आज तक आप अनभिज्ञ थे। ठीक है, तो हम आज आपकी उस अनभिज्ञता को दूर करेंगे जिसके बारे में अभी तक आप शायद नहीं जानते थे। तो चलो बच्चों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग बच्चों आराम से बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए, पेन और कॉपी ले लीजिए, कुछ चीजें हमारे साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, और आराम से बैठ के इत्मीनान से क्लास को देखिएगा और क्लास को बहुत प्रेम से देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो हम देखो, जब मैंने इस चैप्टर को शुरुआत किया है और इस चैप्टर का जैसे कि नाम है निर्धनता एक चुनौती, यानी गरीबी जो है हमारे भारत की एक चुनौती है और यह भारत की सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों। यह चुनौती ऐसी है कि जिसके लिए हमारी सरकार जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से भरसक प्रयास करती रही है कि कैसे भी करके देश की जो गरीबी है उसको समाप्त किया जाए। गरीबी का मतलब है कि जो लोग अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं संसाधनों के माध्यम से, उन तक कैसे भी वो संसाधन पहुंचाए जाएं। ये सरकार का आजादी के बाद से लेकर आज तक का जो प्रयास रहा है। तो बच्चों, उसी क्रम में जब मैंने निर्धनता की बात की तो मैंने एक पिक्चर आपके सामने लगा के रखी है। आप देखोगे इस पिक्चर में आपको इस चैप्टर का एक सार दिखाई पड़ेगा। जैसे एक संविधान हम जब पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना के माध्यम से, उस प्रस्तावना को देखकर पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा संविधान हमें क्या बताना चाहता है। इसी तरीके से बच्चों, मेरे लाल और मेरे लालियों, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के माध्यम से आप एक बात ये समझ पाओगे कि ये जो चैप्टर है वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है। आप इस पिक्चर को जब देखोगे तो बच्चों देखो, एक काफी लोग यहां पर हैं और उनके ऊपर छत नहीं है, यानी वो घर नहीं है। कहां रह रहे हैं? तो झुग्गी झोपड़ी लकड़ियों की बनाकर रह रहे हैं। बर्तन है, बर्तन में खाना नहीं है, खाली बर्तन है, यानी भूख को दर्शा रहा है। बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं है, यानी कपड़े नहीं। तो जब भी हम कभी गरीबी की बात करते हैं बच्चों ना, तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये गरीब है तो गरीब किस मामले में है वो? तो गरीब, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। गरीब क्यों कहा जा रहा है? उसको पास खाने के लिए 2 वक्त का सही अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसके बच्चों को अच्छा पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं विकसित नहीं कर पा रहा है। जब ये सारी चीजें एक व्यक्ति को या परिवार को नहीं मिलती हैं तो हम कहते हैं कि वो गरीब है या वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे चला गया। तो इस पिक्चर में आपको ये चीज दिखाया जा रहा है और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि गरीबी क्या है, गरीबी को कैसे नापा जाता है, कैसे निर्धारण किया जाता है, गरीबी के कारण क्या क्या है और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम कौन कौन से हैं। इन सब चीजों के बारे में हम जो इस चैप्टर में पढ़ें। तो आई होप इस पिक्चर के माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि ये चैप्टर हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम जब सबसे पहली बात करने जा रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा जब ये चैप्टर है तो ये चैप्टर कह रहा है कि निर्धनता एक चुनौती। तो सबसे पहले मेरे लाल और मेरे लालियों, ये हमें जानना होगा
कि निर्धनता होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति गरीब है, कैसे हम कहते हैं कि एक परिवार गरीब है। तो बच्चों, जब भी हम कभी गरीबी की बात करते हैं या कभी हम निर्धनता और गरीबी एक ही बात है, ठीक है। शब्द यहां निर्धनता लिखा है लेकिन गरीबी भी एक ही बात होती है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे टू इक्वल टू टू है ना, चाहे 1+1 इक्वल टू 2 होता है, तो वही चीज है। तो अगर आप बात करें बच्चों, तो जैसे जब हम निर्धनता की बात करते हैं तो किसे है, कौन है निर्धनता? बच्चों, निर्धनता का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, ध्यान सुनना मेरी बात को, मेरे लाल और लालियों ध्यान सुनना। निर्धनता का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है है ना, जिसमें एक व्यक्ति या परिवार अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। मूल मतलब कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती है, जैसे अगर हम आवश्यकताओं की बात करें, कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है? तो बच्चों, जैसे कपड़ा है, घर है रहने के लिए, खाने के लिए भोजन है, बच्चे के लिए शिक्षा है, और अभी अगर वो बीमार हो जाए तो उसको स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं विकसित हो जाए। अगर ये सब चीजें एक व्यक्ति या परिवार नहीं अपने परिवार या अपने लिए नहीं अवेल कर पा रहा है, नहीं उसका उपयोग कर पा रहा है, तो वो गरीब है। ये बात समझ में आ गई मेरे लाल? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने समझ लिया कि गरीबी क्या है। तो बच्चों, एक चीज ये समझना है कि गरीबी में जब हम बात करते हैं तो पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। चलो, अच्छा देखो, जब मैंने बताया कि क्या है निर्धनता, देखो निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के ना होने से है। वो चीज है जो मैंने बताया आपको कि जो न्यूनतम, जो मूल आवश्यकताएं हैं, अगर उनकी पूर्ति परिवार या व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है, उसे ही हम क्या कहेंगे, निर्धन है। ठीक है। जैसे बच्चों क्या बताया मैंने, एग्जाम्पल क्या दिया, भोजन है, वस्त्र है, रहने के लिए घर है, और बेसिक शिक्षा, और इसी में आप स्वास्थ्य भी जोड़ सकते हो। ठीक है, स्वास्थ्य भी क्या है, जोड़ सकते हो, यानी चिकित्सा जो सुविधाएं हैं अगर वो नहीं मिल रही एक व्यक्ति को तो भी वो क्या है, गरीबी में रेखा में। अब बच्चों क्या होता है, निर्धनता कैसे, देखो निर्धनों की आमदनी इतनी कम होती, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भोजन नहीं खरीद पा रहा है, अगर वो कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को उपयोग नहीं कर पा रहा है, अगर कोई व्यक्ति क्या है अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है या खुद शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो वो क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि उनके पास आमदनी कम है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होगा तो वो इन सब चीजों को खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, इसी वजह से अब नहीं होती कि वे उससे अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, है ना, यानी उनके पास इतनी भी आमदनी नहीं होती कि वो अपनी सामान्य जरूरतें, यानी जो उनकी बेसिक जरूरतें, जो मूल आवश्यकताएं होती, उनकी भी पूर्ति नहीं कर पाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, गरीब कहेंगे, या निर्धन व्यक्ति कहेंगे, या निर्धन परिवार कहेंगे, या एक तरीके से कह लो कि निर्धन देश भी होता है और निर्धन समाज भी होता है। ठीक है, देश के पर्सपेक्टिव में बोले, अगर एक देश अपने नागरिकों के, अगर अपने देश के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और घर, कपड़ा ये सब नहीं दे पा रहा है, तो भी कह सकते कि वो देश गरीब है। ठीक है, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो अपने देश के नागरिकों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, यहां तक भोजन भी सही से नहीं दे पा रहे। क्लियर है बच्चों? तो ये बात। अब आप देखो यहां पर मैंने ये पिक्चर दिखाई, इस पिक्चर का बहुत बड़ा मर्म था, इसीलिए मैंने कई पिक्चर्स थी, मैंने जब इस पीपीटी को बना रहा था तो, लेकिन मुझे ये पिक्चर ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि इसमें एक साथ वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जो एक निर्धन व्यक्ति में होती है। बच्चे के तन पर कपड़ा नहीं है, बर्तन है उनके पास लेकिन उसमें भोजन नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, इसीलिए वो एक टपरी बनाकर रह रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है, इसी को क्या कहते हैं, गरीब। देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य तो उनके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है, उनके लिए 2 वक्त का खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। आज आप अपने चारों तरफ देखो बच्चों, जब आप कभी जाओगे रोड पर तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। ठीक है, और वो फुटपाथ पर सो रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कौन भीख मांगने वाले, तो ऐसा नहीं है, वो भीख मांगने वाले नहीं होते हैं। जो गांव से जो शहर पलायन कर गए हैं, किसके लिए, तो रोजगार के लिए, कुछ पैसा कमाने की लालच के लिए, क्योंकि गांव में उतना रोजगार नहीं है। जब वो शहर जाते हैं तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता है काम कर भी कि वो अपने लिए एक घर बना सके या किराए का घर ले सके।
तो गुजारे के लिए वो क्या करते हैं, फुटपाथ पर या कहीं पर भी सो जाते हैं। जैसे रिक्शा चलाने वालों को अक्सर मैंने देखा है कि वो रोड पर ही सो जाते हैं, या कहीं रिक्शा अपना रोड पर ही लगा लेंगे, पुल किनारे नीचे वही सो जाएंगे। तो ये गरीबी ही तो है ना। इवन आप देखो कि जो बुजुर्ग है, मान चल रहा 50 साल की एज के से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो रिक्शा खींच रहा, तो उसकी मजबूरी है, गरीबी उसको ऐसा करवा रही है। अदरवाइज ठीक है वो नहीं करेगा ऐसा, उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं रहती, लेकिन वो मजबूरी में वो सब कर रहा होता है। तो यही तो गरीबी है बच्चों, है ना। और इसको आप आसपास अगर आप जब जाओगे तो आप फील करोगे। और इसको देखो, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो एसएसटी है, जो सामाजिक विज्ञान है, जो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होता है, इसको आप पढ़ने से ज्यादा फील करोगे ना, तो ज्यादा आप इसको सीख पाओगे। और ये सब्जेक्ट किताबों से ज्यादा दुनिया में आपको मिलेगा, बाहर मिलेगा आपको, ठीक है। किताबों से सीखो और बाहर उसको अप्लाई करो, उससे समझो कि कैसे जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तभी इस चैप्टर के साथ आप इंसाफ कर पाओगे, और सॉरी इस सब्जेक्ट के साथ आप इंसाफ कर रहे हो, ठीक है। हालांकि आप छोटे हो अभी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अभी से इतने इंटेलेक्चुअल बने, चीजों को इस तरीके समझने का प्रयास करें, ताकि आपका समाज को देखने का नजरिया एक अलग हो, है ना। तभी तो आप लोगों से डिफरेंट होंगे। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो अगर आप ये सब चीजें नहीं सीख पा रहे हो, तो आप में क्या फर्क है और आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी में, अगर वो इन चीजों में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये चीजें बात समझ में आ गई। चलो अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। आगे जब हम बात करेंगे तो भारत में निर्धनता, निर्धनता की बात करें, मतलब भारत में, ये तो हमने एक ऑल ओवर पर्सपेक्टिव ये देख लिया था कि निर्धनता क्या है ना। अब हम देखेंगे भारत में निर्धनता की क्या स्थिति है। तो बच्चों बहुत बुरी है, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो चलो, लेकिन हम देख लेते हैं कि भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, यानी 4 में से, ठीक है बच्चों, एक व्यक्ति बच्चों क्या है, निर्धन है। 4 में से क्या है, एक व्यक्ति निर्धन है। मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, यानी भोजन नहीं ले पा रहा है, खरीद पा रहा है, भोजन 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य ये तो दूर की बात हो गई। तो 4 में से हर एक व्यक्ति, और ये कौन कह रहा है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है, ठीक है। ये बात हो गई। 2011-12 में अगर हम देखें बच्चों, वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी लगभग 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। 27 करोड़ लोग, सोचो, आप सोचो कि 2011-12 में हमारी जो पॉपुलेशन थी, जो आंकड़े के अनुसार 1 करोड़ पार कर चुकी थी, जिसमें से सॉरी 1 अरब में से 27 करोड़ लोग, आप देख लो कि गरीबी रेखा से नीचे, 27 करोड़ लोग जो है, आप देखो कि गरीबी रेखा से नीचे के हम लोग, हमारे जो लोग हैं, जी रहे हैं। तो निर्धनता की स्थिति बहुत, अगर देखा, संवेदनशील है, हमारे यहां बहुत ज्यादा संवेदनशील है बच्चों। तो ये बात है। अगर हम बच्चों बात करें अभी की बात करें, तो अभी लगभग भारत में लगभग 2012-13 के 11-12 की बात जो है, सरकार ने बहुत सारे सुधार किए। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे कि पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या है, बहुत सारे लोगों को जो है गरीबी रेखा के से बाहर निकाला। शिक्षा के लिए सुविधा, उनके बच्चों के लिए सुविधाएं विकसित की गई। बच्चों के लिए मिड डे मील स्कूल में शुरू किया गया ताकि उनको अच्छा खाना मिल सके। इन सब की वजह से रोजगार की सुविधाएं विकसित करने के लिए 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई 2005 में। उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। तो इन सब के प्रयासों से क्या है बच्चों, बहुत सारे लोग क्या है, गरीबी रेखा से बाहर आ गए। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग 13 करोड़ लोग जो हैं, अभी भी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन जी रहे हैं। ये मैंने नया डाटा बताया है। जब सरकार ने बहुत ज्यादा सुधार और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास किया, तब जाके क्या है, अभी भी 13 करोड़ लोग जो हैं देश में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं जीवन में। और ये बड़ी संख्या है बच्चों, ये कोई 13 लोग नहीं है, ये 13 करोड़ की जनसंख्या है। 13 करोड़ यूरोप के देश में इतनी जनसंख्या नहीं होती जितने हमारे यहां गरीब है। आप सोच लो, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से तो छोड़ो, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट से कम होगी, और हमारे यहां उतने लोग तो गरीबी रेखा ज्यादा है ना। तो ये एक चिंता का विषय है। अभी भी हमें हमारी सरकार को और जो भी चीजें हैं उनको क्या है, बहुत और सुधार करने की जरूरत है, ताकि ये लोग भी क्या है, गरीबी रेखा से बाहर आ सके। मैं आपको एक डाटा बताता हूं बच्चों कि 1981 में, ध्यान सुनना मेरी बात को, 1981 में जब चाइना में लोग, बच्चों अगर आप देखोगे 1986 में चाइना में अगर हम बात करें तो उसके यहां लगभग 81% लोग गरीब लोग थे। 81%, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जनसंख्या जो उसकी थी गरीब थी 1986 तक। और बच्चों आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो उसके हम मात्र
0.66% लोग गरीब हैं। मतलब उसने इतना बड़ा सुधार कर दिया कि 80% से, और कितने सालों में, मात्र अगर आप देखो तो मात्र अगर आप देखोगे तो 35-36 सालों में उसके यहां गरीबी रेखा इतनी कम हो गई कि आज 0.6% गरीब है, मात्र 0.6। तो ये हम जब हम कहते हैं कि हम चाइना से टक्कर करते हैं तो हमें इन सब चीजों में भी चाइना को से कुछ सीखना चाहिए। हम जब किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उसकी अच्छी चीजों को भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि क्या हो कि हम जो कमियां हमारे हैं वो भी दूर हो सके। तो ये सारी चीजें क्लियर बच्चों। तो देखो अब आप जब देखोगे कि भारत में अगर आप देखो कि अभी 27 मिलियन डेटा 2011-12 के, और अभी के अकॉर्डिंग बात करें 13 मिलियन, 13 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसका अर्थ क्या है कि दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में ही। आप देख लो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब जो है भारत में ही। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो भाई जायज सी बात है, और उस पॉपुलेशन में एक बड़ी संख्या ऐसी है, बड़ी आबादी ऐसी है जो गरीब है, तो इसी वजह से भारत में सबसे ज्यादा गरीब है। तो ये सब एक विषय है, एक चिंता का विषय है हमारे लिए, हम आपके लिए और हमारे देश की सरकार के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी गरीबी बढ़ती है तो गरीबी क्या है, अपराध की जननी होती है। अरस्तु ने बोला था कि गरीबी क्या होती, अपराध की जननी होती, अपराध और क्रांति की जननी होती, उसने ऐसे कहा था। लेकिन मैंने एक लाइन क्रांति तो हटा दी, क्योंकि क्रांति का आपका कोई मतलब नहीं इस चैप्टर से, तो मैंने इसीलिए बोला। वो कहता है कि गरीबी और अपराध, अपराधी जो है वो क्रांति का जन्म देता है। और ये सब चीजें वास्तव में है, क्योंकि यूरोप में जब एक समय था कि जब गरीबी थी तो वहां के लोगों ने क्रांति कर दी, राजा के विरुद्ध खड़े हो गए, तलवार लेकर, अस्त्र लेकर अपने। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे बात करेंगे बच्चों निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। विशिष्ट मामले का मतलब है बच्चों कि हम जब निर्धनता की बात करते हैं तो हम देखेंगे शहर की निर्धनता कैसी है और गांव की निर्धनता क्या है, यानी ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे लाल। तो हम जब बात करते हैं बच्चों निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, तो हम पहली बात करेंगे शहरी निर्धनता की, क्योंकि हर जगह निर्धनता अलग है। गांव में देखोगे तो कौन निर्धन है, तो बच्चों वो निर्धन है जिसके पास खुद की अपनी खेती नहीं है, जिसको नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल रहा है, वो गांव में क्या है, गरीब है। क्योंकि पैसा नहीं है तो गरीब ही है। पैसा नहीं है, जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, तो वो ना भोजन कर पाएगा अच्छा, ना वो वस्त्र पहन पाएगा अच्छा, ना ही वो घर अपने लिए घर बना पाएगा, तो गरीब हो गया। शहर में कौन लोग गरीब हैं, तो शहर में वैसे लोग गरीब हैं बच्चों जो गांव से गए हैं काम करने, पैसा कमाने की लालच से, लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जिससे क्या हो। अब इसमें भी देखो, इसमें भी दो क्लास के लोग हैं। एक ऐसा क्लास है, देखो गांव से दो तरीके के लोग मूव किए हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जो एक एस्पेक्ट आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं उसको समझिएगा। गांव से दो तरीके के लोग मूव किए हुए हैं, क्योंकि शहर जो होता है संभावनाओं का गढ़ होता है, वहां आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का पूरी संभावना होती है शहर के अंदर, क्योंकि पैसा रहता है, रोजगार अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि गांव से दो तरीके के लोग मूव किए। एक इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी एक बौद्धिक क्लास है, मतलब एक ऐसा क्लास है जो पढ़ा लिखा है, जो एक तरीके से एजुकेटेड है, जिसके अंदर कुछ स्किल है, वो शहर गया तो उसकी लाइफ अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल था, उसका अच्छा पैकेज मिल रहा है, वो जा रहा है शहर में, तो उसकी लाइफ क्या है, अच्छी हो गई। लेकिन एक ऐसा क्लास है जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, जिसके अंदर स्किल नहीं है, जो लेबर क्लास है। अब वो लेबर क्लास जब गांव जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना स्किल्ड क्लास कर पा रहा है। आप देखो ना कि जैसे बहुत सारे लोग, जैसे आपके परिवार से, अगर जो भी लोग गांव से हो, अगर आपके परिवार से या किसी आपके गांव से अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अगर शहर गया तो उसने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर लिया, पहले से वो बेटर हो चुका है। लेकिन एक व्यक्ति और दूसरा है जो गांव में ऐसे रिक्शा चलाता था, अब वो शहर में गया रिक्शा चलाने, लेकिन वो कुछ ज्यादा बेटर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां भी सेम स्थिति वैसी है। ठीक है, तो ये चीज। तो जब हम शहरी निर्धनता की बात करते हैं तो बच्चों देखो, शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक है, मोची यानी जो जूते सिलते हैं वो, फेरी वाले जो आपने रोड पर देखा होगा ठेले लगाने वाले होते हैं उनको फेरी बोलते हैं, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक इत्यादि। जैसे श्रमिक मतलब कौन से बच्चे, तो जैसे जो घर बनाने वाले लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो लेबर होता है, जो मिस्त्री होता है, ये सब क्या है बच्चों, ये शहरों में गरीब होते हैं, ये निर्धन होते हैं, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा इनकम नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इनका रोजगार नियमित नहीं होता, यानी कभी इनको काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इस वजह से जो है इनको, इनके जीवन में जो है निर्धनता बनी रहती। ठीक है मेरे लाल। फिर इनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती, मतलब भौतिक परिसंपत्ति जैसे ना उनका शहर में कोई घर नहीं होता है अपना, कोई गाड़ी नहीं है, बस ऐसे किराए के घर में 2 बाई 2 रूम का, 2
किराए पे रूम ले लिया, उसी झुग्गी झोपड़ी बना ली। जैसे शहर में बहुत सारे आपने देखा झुग्गी झोपड़ी बनी है, ठीक है, हर शहर में आपको एक झुग्गी झोपड़ी मिल जाएगी। वो कौन लोग हैं? तो वो गांव से आए हैं शहर कमाने के लिए, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा रहे, तो वो क्या करते हैं, शहर के बराबर ही एक झुग्गी झोपड़ी बना लेते, उसी झोपड़ी के अंदर रह रहे और अपनी जीवन चला रहे हैं। तो ये लोग क्या है बच्चों, गरीब हैं। तो जैसे बच्चों देखो, मैंने आपको एक पिक्चर लगाई, जैसे जहां पर आप देखो रिक्शा चला रहे। अब देखो ये रिक्शा, मैंने ये पिक्चर ही क्यों लगाई, आप दिमाग में लगाओ। मैंने ये पिक्चर इसलिए लगाई क्योंकि इसकी एज देखो, इनकी जो एज है इनकी, इसकी नहीं बच्चों। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, इज्जत जो आपसे पाने के लायक है आप उसको इज्जत दो, है ना। इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी। तो जो आपसे बड़े उम्र में है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन उनसे आप हमेशा रिस्पेक्ट ही से ही बात करोगे। तो हम बात कर रहे हैं ये इनकी, अगर इनकी आप एज देखोगे बच्चे, तो इनकी एज जो है 50 साल से लगभग ज्यादा है। लेकिन बात देखो यहां पर ये रिक्शा हाथ से खींच रहा है। तो अब ये क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि इसके पास आर्थिक संपत्ति नहीं है, इसके पास गांव में जमीन नहीं थी, जमीन नहीं है तो गांव में कुछ पैदा नहीं कर सकता, रोजगार नहीं, पैसा नहीं, कोई नहीं था, तो वो शहर रोजगार कमाने आया। अब बच्चों को कमा रहा है, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाया था कि वो बुढ़ापे में अपने लिए कुछ सेविंग कर पाए। तो इसीलिए पूरा जीवन क्या है, बुढ़ापे में भी वो क्या है, रिक्शा चला रहे हैं। तो आप देखो अभी भी ये रिक्शा खींच रहे हैं। ये आए होंगे जब शहर, तो जवान होंगे ये, तब जब अब ये आए होंगे तो 28-30 साल के होंगे। लेकिन बच्चों इन्होंने ऐसा इतना पैसा नहीं कमा पाया शहर में कि ये सेविंग कर पाते, और सेविंग नहीं कर पाए तो भाई अब जब रोज कमाएगा व्यक्ति, रोज खाएगा, तो उसे रोज ही हमेशा ही कम करना पड़ेगा। 50 की एज के होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तो ये गरीबी है बच्चों, ये मजबूरी के साथ गरीबी है। दूसरा देखो ये मोची है बच्चों, ये मोची है, ये जूता सिलने वाले, इनका भी आजकल बहुत बुरा हाल हो गया बच्चों। बुरा हाल किस लिए हो गया? क्योंकि बच्चों आजकल लोग, बहुत कम लोग जो हैं वो जूते सिलवाकर या चप्पल सिलवाकर जो है पहनते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे जूते, ऐसे चप्पल्स आ गई हैं जो 6-6 महीने 8-8 महीने टूटते ही नहीं है। पहले जो है लोकल्स हुआ करते थे गांव में, ठीक है, तो उनको रोजगार मिल जाया करता था, टूट जाए महीने में। और अब लोग क्या करते हैं, चप्पल टूट जाती है तो चप्पल इतनी सस्ती भी होने लगी है कि अगर 6 महीने पहन लिया तो उसको फिर टूटने के बाद फेंक देते हैं लोग, दोबारा जुड़वाते ही नहीं है। तो इनकी ये स्थिति भी है। जैसे मैं अपना ही कह रहा हूं, मेरे पास भी जैसे है, तो मैं क्या करता हूं भाई, साल भर पहनने, पता चलो टूट ही नहीं रही है। अब वो साल 1.5 साल पहन लिए, उसके बाद टूट गए, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं, फिर जुड़वाते ही नहीं, दूसरा खरीद लिए। और ये हर कोई कर रहा है आजकल, मैं ही नहीं, आपको ही देखें। तो इनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है आजकल, ठीक है। इनका तो फिलहाल काम चल जा रहा है क्योंकि ये रिक्शा है, लोग, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग शहर में आ रहे हैं, तो काम चल रहा है इनका, ये इतना कमाते हैं। जैसे मैं एक स्टोरी, एक चीज बताता हूं। मैं एक जगह पहले पढ़ाता था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो एक्चुअली मैं वहां ऑफिस से आ रहा था, ऑफिस से अपने रूम की, अपने फ्लैट की ओर जा रहा था। तो मैं रिक्शे से ही जाता था, आता था। तो एक दिन मैं शाम को जब लौट रहा था, तो एक दादा आए, ऐसे पैर से रिक्शा चलाने वाले, जो वो नहीं है तो पैडल वाला जो रिक्शा होता है उससे, तो बैटरी रिक्शा नहीं, पैडल वाला रिक्शा, ठीक है। तो रिक्शा आ रहे थे। तो वैसे तो मैं डेली ई रिक्शा से आता था जो बैटरी वाला होता था, लेकिन ये दादा निकले तो मैंने इनको रोका। मैंने कहा मुझे यहां तक चलना, मतलब ऑफिस, हालांकि ऑफिस मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर होता था, फिर भी मैं कभी कभी पैदल, कभी कभी रिक्शे से, जब भी जैसा। वैसे मैं बैटरी रिक्शे से जाता था। लेकिन उस दिन मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है, एक जानने की जिज्ञासा हुई कि मैं इन बाबा के बारे में जानूं थोड़ा सा। तो मैं उनके पे बैठा। अच्छा, वैसे मेरे घर से, मेरे रूम से, और वो जो सॉरी मेरी ऑफिस से मेरा रूम जो है, तब किराया 10 रुपए लगता था। लेकिन दादाजी ने मुझसे 50 रुपए मांगे, मैंने दे दिए। मैंने कहा छोड़, क्योंकि मैंने बहस नहीं किया। रीजन भी, हम ये सोचो कि बेचारा वो पैर से खींच रहे हैं, 50-55 साल की लगभग एज थी उनकी, उन्होंने बताया। तो अब इतनी एजेड होने का, तो और हम बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो इनकी कुछ, मतलब उन्होंने 50 रुपए माने, मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि भैया 10 रुपए लगते। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको अंकल 50 दूंगा। वो इसलिए मैंने दिया था क्योंकि मुझे उनके बारे में थोड़ा जानना था कि क्या स्थिति रहती है इनकी। क्योंकि भाई मैं सोशल स्टडी का, सामाजिक विज्ञान का एक टीचर हूं, तो मुझे समाज के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिकली जाने तो ज्यादा बेटर है, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा रहता है। तो मैं और मेरी आदत है, अगर मैं किसी रिक्शे में या कहीं बैठता हूं तो मैं उस रिक्शे वाले से बात करते हुए आता हूं हमेशा। मेरी, जैसे मैं बैठे रिक्शा में बैठूंगा तो आगे ही बैठ जाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं उससे बात कर सकूं क्या स्थिति है, ताकि हमें पता चले ना कि कैसा क्या है। तो जब मैं आ रहा था, वो बताया कि उन्होंने, कि मैं लगभग यहाँ 30 साल से हूँ। उन्होंने बताया, कहा कि जब मैं जवान था, मेरी शादी हुई थी, तभी मैं आ गया था यहाँ। उन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ आया था तब बहुत अच्छा रोजगार होता था, लगभग 1,800 रुपए कमा लेते थे, क्योंकि उसमें बैटरी रिक्शा नहीं थे, ऑटो नहीं थे, सिर्फ यही रिक्शा चलते थे, पैर से खींचने वाले या हाथ से खींचने वाले, ठीक है। ये रिक्शा चलते थे तो अच्छा कमा लेते थे। लेकिन अभी बता रहे हैं कि अभी हमें इतनी दिक्कत होती है कि हमें 200 रुपए 250 रुपए भी अगर हम कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। रेजिंग बैंक की बैटरी रिक्शा आ गए हैं, बहुत सारे और भी, है ना, परिवहन आ गए, जिसकी वजह से जो है इनका काम खत्म हो गया। अब ये लोगों को ये स्थिति है। और मैंने कहा कि दादा आप 50 साल से, 25, लगभग 25 साल की एज थी और 55 साल हो गए आप,
तो लगभग 30 साल से अब यहाँ रहे, तो आपने कुछ बचाया भी? कुछ नहीं बचाया बच्चा। जो जितना हम डेली उस समय कमाते थे तो गांव भेजना था और सारी चीजें। और मैंने कहा अब तो आपके लड़के बच्चे होंगे, तो कह रहे लड़के बच्चे हैं लेकिन वो अब अपना कर रहे हैं, उनके पास भी इतना संसाधन नहीं कि हमें कमा के खा लें। तो हमने कहा फिर भी होगा। तो कह रहा नहीं बेटा, अभी से अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे पैर एकदम जाम हो जाएंगे और हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें तो अब उन्होंने बताया, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि 55-60 साल की एज में जब उन्हें एक मखमली बेड मिलना चाहिए, उनके सेवा के लिए उनके नाती पोता होने चाहिए उस समय, जब उनको उनके बीच में खेलना चाहिए, और उस एज में वो हैं जो है रिक्शा खींच रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा, और मैंने कहा कि ठीक है दादा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत कुछ सीखा, और मैंने उनको किराया दिया, फिर मैं अपने फ्लैट चला गया। तो थोड़ा सा ये सारी चीजें आप भी कभी जानने का प्रयास किया करो कि जो हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो कैसे जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। इससे आप एक अच्छा मानव बनने का प्रयास करोगे, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तन आएंगे। और मैं ये आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, और कोई ये नहीं सिखाएगा, मैथ वाला आपको ये नहीं बताएगा, एसएसटी केमिस्ट्री वाले आपको ये नहीं बताएंगे, फिजिक्स वाले ये सर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके अलग ही डोमेन है। मैं ये बता सकता हूं क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट का नाता है। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूं बच्चों, ठीक है। जैसे आपके आसपास आपकी कॉलोनी में अगर कोई रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है तो प्लीज उसको रिस्पेक्ट दिया करो। आप सोचो कि अगर वो रिक्शा वाला ना हो तो आपके जो फैमिली से जो लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपको सिक्योरिटी, आपको सुरक्षा दे रहा है, भले सुरक्षा का पैसा दे रहा है, लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो अपना योगदान कर रहा है। तो उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। सम्मान हमेशा हर किसी को देना चाहिए, उम्र के हिसाब से और तजुर्बे के हिसाब से हर किसी का सम्मान होना चाहिए, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे तो जीवन में एक अच्छा इंसान बन पाओगे आप लोग, ठीक है। और हमेशा देखो, चिल्लाकर या किसी से घमंड से बात करना ही हमें वो नहीं बनाता, हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनाता। हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो हमेशा इंसान से पॉलिटिकली बात करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। प्रेम सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा। जब प्रेम सबके प्रति होगा ना, तभी एक आप अच्छा इंसान, एक अच्छा हृदय आपके पास होगा, है ना। एक शायर ने खूब कहा है कि लोग दिल को दिल समझते हैं लेकिन हाँ, लोग दिल को दिल समझते हैं लेकिन पत्थर दिल को दिल बनाने में हजारों मतलब उम्र बीत जाती है, वो इस तरीके से बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, मैं फिर से देखो, वो कहते हैं कि हर पत्थर दिल को लोग दिल समझते हैं लेकिन पत्थर को दिल बनाने में काफी उम्र बीत जाती है, इस तरीके से बोलते। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप सीखोगे ना, तो आप बात समझे। अब ग्रामीण निर्धनता की बात करेंगे, सही से जब हम ग्रामीण निर्धनता की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कौन होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन होते हैं गरीब? तो बच्चों, भूमिहीन किसान हैं, खेतीहर मजदूर है, लघु एवं सीमांत किसान है, यानी जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट हैं, जिनके पास भूमि ही नहीं है, जो दूसरे के लोगों पर भूमि पर खेती कर रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों? गरीब हैं। और ये सब कैसे ही जीवन अपना व्यतीत करते हैं, ये तो यही जान सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहां पर जैसे ये दादाजी हैं, आप देखो इनकी जमीन है, ये छोटे से किसान है, एक छोटे से लैंड पर खेती करते हैं, छोटी सी भूमि पर खेती करते हैं, लेकिन बच्चों इनकी जमीन पर आप देखो सूखा पड़ गया है। किसान के लिए क्या है, सिंचाई के लिए व्यवस्था ही नहीं। अब बरसात, पानी हो, बारिश हो, इसकी ये चिंता कर रहे हैं, और क्या है, आसमान को तरफ देख रहे हैं कि इंद्र देवता कैसे भी करके बारिश करा दे। तो अब इनके लिए सब बड़ी समस्या है ना। अगर इनके पास तो जो पैसा होता तो ये अपनी भूमि पर अपनी ट्यूबवेल खुदवा लेते, ट्यूबवेल खुदवाते, समरसेबल करवाते, तो उससे सिंचाई कर ले। लेकिन सोचो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी खेत पर ट्यूबवेल की खुदवाई करवा पाए, बोरिंग लगवा पाए। तो अब इनके लिए क्या बच्चों, ये चैलेंज है, ये चुनौती है इनके लिए, है ना। ये गरीबी है बच्चों, ये मजबूरी है। और ये देखो बच्चों, ये अपने बैल से खेती कर रहे हैं। अगर इनके पास पैसा होता, और ये 55-60 साल के हैं बच्चों, मैंने ये इमेज इसलिए लगाई ताकि आप समझो, अगर इनके पास पैसा होता तो ये ट्रैक्टर खरीद लिए होते, ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करते, लेकिन अभी भी क्या है, बैल से जुताई। तो ये सब क्या है, ये गरीबी को ही दर्शाता है बच्चों। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, यानी एक तो ये नॉर्मली निर्धनता होगी, दूसरा जो हमारे यहां जो समाजशास्त्र के जो लोग होते हैं, जो समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, निर्धनता किसे कहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग निर्धनता में मतलब वही है। तो देखो यहां क्या कर रहा है, समानता निर्धनता का संबंध आय अथवा उपभोग के स्तर से होता है। मतलब आय के हिसाब से देखा जाता है कि जो व्यक्ति एक इतनी इनकम कमा रहा है, अभी आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है या नीचे है, ठीक है। उपभोग मतलब जो जैसे शहरों में अगर मान लो जो 2100 कैलोरी अगर भोजन उपभोग कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, या ठीक है। और जो 2400 कैलोरी कर रहा है वो गरीबी में नहीं आता है। लेकिन बच्चों ये सब चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब बात कर रहा है कि आय और उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को देखो, निरक्षरता स्तर, यानी जो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है। अब ये सबसे बड़ी समस्या कहां है, तो ग्रामीण स्तर में सबसे ज्यादा, गांव लोगों, गांव में है, शहरों में भी गरीब जो लोग हैं। अब बहुत सारे लोग, और इसका सबसे ज्यादा, इनमें भी आप देखोगे तो जो बच्चियां हैं हमारे, जो हमारी बहनें हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसका शिकार होती है। अगर आप देखो तो हमारे गांव में आज भी एक मानसिकता बनी है कि जो लड़कियां होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 12 तक पढ़ा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उससे कहेंगे कि आप तुम घर संभालो, अपनी माँ की हेल्प करो, अपने अगर छोटा भाई है या बहन है तो उसकी उसकी केयर करो, ठीक है, घर का काम करो, उसकी शादी करा देंगे, दूसरे परिवार में चला जाएंगे, तो क्या होगा। अब इसी वजह से क्या हो रहा है, ये भी क्या है, एक गरीबी का कारण बन रहा है, निरक्षरता, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, अच्छा भोजन न मिलना पाने के कारण, क्योंकि आय नहीं है, अच्छा जब इनकम नहीं है तो अच्छा भोजन नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, अच्छा भोजन नहीं खाएंगे तो उनके अंदर क्या है, कुपोषण हो जाएगा, कुपोषण की वजह से क्या होगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता, इसीलिए गरीब लोग ज्यादा बीमार भी होते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये बात है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बच्चों, यानी जो है, जैसे उनका अगर वो बीमार हो गए, उनको बुखार है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो हॉस्पिटल चले जाएं, तो वो क्या घर में ही उपचार करते रहते हैं, तो ये कमी है, उनको भी क्या करेंगे, गरीब कहेंगे। रोजगार के अवसरों में कमी बच्चों, रोजगार नहीं मिल रहा उनको, है ना, महीने में पता चल रहा कि 4 ही दिन रोजगार मिल रहा है, बाकी दिन बैठ के घूम रहे हैं, तो ये सब क्या है बच्चों, गरीबी। सुरक्षित पेयजल, यानी स्वस्थ जो पेयजल है, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। आप देखो बहुत बड़ी आबादी भारत में ऐसी है जो वैसा पानी पीती, जो शायद जिसको कपड़े धोने के भी लोग काम यूज में नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से ही देखा जाता है, ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। आगे बात समझ में, तो ये सामाजिक दृष्टिकोण के, यानी जो सामाजिक जो वैज्ञानिक हैं उनके दृष्टि में क्या है, भोजन के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो गरीबी रेखा, जो गरीबी को दर्शाती हैं, जिनमें मैंने आपको बताया, निरक्षरता है, कुपोषण की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, रोजगार के अवसरों की कमी है, सुरक्षित पेयजल है, स्वच्छता तक पहुंच, ये सब भी क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सब भी क्या है, गरीबी रेखाओं में को दर्शाती है, ठीक है बच्चों, ये हम समझ गए होंगे आप। अब हम निर्धनता रेखा की बात करेंगे। निर्धनता रेखा क्या है बच्चों, तो इसको देखो पहले, आय तथा उपभोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। यानी एक आय को, एक पैरामीटर, एक हमने पैमाना डिसाइड कर दिया है, एक इकाई डिसाइड कर दी, और जिसके नीचे, अगर इस स्तर के नीचे, मान लो जैसे कि मैं आपसे एक इमेज बना था, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, अब ये टेढ़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं, और इस लाइन में क्या है, एक हमने पैरामीटर सेट कर दिया, हमने कहा कि अगर एक व्यक्ति महीने में 1000 रुपए कमा रहा है, ध्यान से बचना, 1000 रुपए कमा रहा है और 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वो निर्धन नहीं है, वो सही से जी रहा है। अगर वो इससे नीचे है, अगर वो इससे नीचे है तो वो गरीब है, गरीब है, और इससे ऊपर है तो गरीबी से ऊपर चला गया, ऐसे लिख दो, गरीबी से ऊपर, गरीबी से ऊपर, ये तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये निर्धनता रेखा है, ये निर्धनता रेखा हो गई, है ना, मतलब इतना फिक्स कर दिया कि 2100 कैलोरी, 1000 रुपए महीने में या 2100 कैलोरी, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, आगे यही है, ठीक है, अगर 2100 कैलोरी भोजन ले रहा है तो वो, या उससे नीचे, अगर इससे नीचे अगर वो जा रहा है तो फिर क्या है, वो गरीब है, ठीक है बच्चों, तो इसी को कहते हैं निर्धनता रेखा। तो आप देखो यहां पे लिखा है आय अथवा उपभोग के स्तर, उपभोग के न्यूनतम स्तर, न्यूनतम स्तर मतलब आय का जो 1000 मैंने रखा था, और जो उपभोग का जो 2100 कैलोरी, अगर उससे कम, अगर उससे कम कोई भी व्यक्ति अगर इसको निर्धन क्या है, नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या, उसे क्या कहेंगे, निर्धनता रेखा कहेंगे। तो ये क्या कह रहा है, आय अथवा उपभोग की न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है, ठीक है, निर्धनता रेखा समझ में आ गई। अब हम बात कर देंगे, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। जैसे बच्चों काल की बात करें, ध्यान सुनना, एक एक टर्म को समझो, ये कल नहीं बच्चों, ये काल होगा, सॉरी, ये कल नहीं होगा, ये काल होगा, काल, काल, काल मतलब क्या है, जैसे बच्चों आज 2024 है, इससे पहले 1970 में, 1980 में, इस तरह निर्धनता रेखा अलग होगी, इससे अलग होगी, क्योंकि काल के साथ साथ सब क्या है, चीजें बदलती हैं, बदलेगी तो हमें क्या है, उसका पैरामीटर ही बदलना होगा। तो काल एवं स्थान, और स्थान मतलब जैसे भारत में निर्धनता रेखा देखा जाए तो कुछ अलग है, अमेरिका की निर्धनता रेखा अलग है। भाई अगर आप काल की, जैसे मैंने कहा कि काल की जब हम बात करें, तो जब जैसे हम बात करें काल की, तो 1970-80 के दशक की निर्धनता रेखा कुछ और होगी, आज 2024 में हमें, तो इसकी निर्धनता रेखा अलग है। पहले लोग दिन में अगर, मान लो दिन में अगर
30 रुपए 40 रुपए भी कमा लेते थे तो उनको निर्धनता रेखा से ऊपर रखा जाता था। आज अगर लोग, एक व्यक्ति दिन में 60 रुपए कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है तो वो निर्धन है। तो ये क्या होगा काल के अकॉर्डिंग। अगर देखो 1970 में अगर हम बात करें, ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान इसको समझो। 1970 के पास आसपास एक व्यक्ति अगर दिन में 30 रुपए से कम अगर कमा रहा था तो उसको क्या कह रहे थे एक दिन में, तो उसको गरीबी रेखा से नीचे रखा जा रहा था। लेकिन आज वही हम बात करते हैं, आज हम कह रहे हैं, आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, आज हम 2024 में बात करें तो 60 रुपए से कम जो अगर कमा रहा है तो उसको निर्धनता रेखा से, तो काल अलग हो गया ना। ये 1970 का समय है और ये 2024 का समय है। यहां पर क्या हुआ देखो, बदल गया है ना, निर्धनता रेखा क्या हो बदल गई। पहले 30 रुपए से कम निर्धनता रेखा थी, आज 60 रुपए से कम है, तो काल के अनुसार क्या है बदलती है। अब हम बात करेंगे बच्चों स्थान मतलब क्या है, जैसे भारत की निर्धनता रेखा और अमेरिका की निर्धनता रेखा में अलग अंतर होगा। जैसे भारत में निर्धन कौन है, तो वो है जिसको भोजन, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा ये नहीं मिल रही है, वो गरीब है। लेकिन अमेरिका में कौन गरीब है, तो अमेरिका में वो गरीब है जिसके पास 4 पहिया गाड़ी नहीं है, मतलब 4 व्हीलर गाड़ी, जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, वो गरीब है। अब आप सोचो, भले ही वो कितना लग्जरी जीवन जी रहा हो, वो अच्छा खा रहा हो, अच्छा कुछ भी, लेकिन अगर उसके पास कार नहीं है तो अमेरिका में वो गरीब है। आप सोचो, अब ये स्थान के अकॉर्डिंग बदल गई चीजें, बदल गई कि नहीं बदल गई। भाई भारत में एक व्यक्ति को अगर खाना नहीं मिल रहा है, भोजन, वस्त्र नहीं मिल रहा है, मकान, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, पढ़ने के लिए घर, स्कूल नहीं मिल रहा है, और उसको क्या है स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिले, तो वो गरीब है भारत में। लेकिन वही अमेरिका में कौन गरीब है, तो भले उसको भोजन मिल रहा हो, सब कुछ अच्छा मिल रहा हो, लेकिन अगर उसके पास कार नहीं है तो वो गरीब है। तो आप देखो कि क्या है, ये काल और स्थान के अनुसार क्या है बदलता रहता है निर्धनता रेखा। तो ये देखो, जैसे कह रहे हो प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, ये काल्पनिक है अपने, ठीक है, जिससे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। अनुरूप क्या है बच्चों, माना जाता है वर्तमान स्तर को, जो भी एक डिसाइड करेंगे उस समय के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, और उससे नीचे अगर कोई है तो उसे क्या है निर्धनता। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए देखो बच्चों, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। देखो वहां पर क्या है, निर्धनता रेखा क्या डिसाइड की गई आज के अकॉर्डिंग, तो जिसके पास कार नहीं है। जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। विलासिता क्या है बच्चों, मानी जाती है कार रखना अब भी, मतलब कार रख ली आपके पास है तो आप मानोगे कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है, भारत में यह माना जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, कार नहीं है अगर जिसके पास, तो वो गरीब है। तो समझ में आ गई बच्चों। तो ये काल और स्थान के अनुसार क्या है, ये चीजें निर्धनता स्तर क्या है बदलती रहती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बच्चों भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो निर्धनता रेखा का निर्धारण बच्चों कैसे किया जाता है, इस चीज को हम समझेंगे। हालांकि 2 चीजें हैं लेकिन हम पहले समझेंगे। देखो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो हम सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो किसी व्यक्ति को भोजन या परिवार को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाना वस्त्र है उसके पास अच्छा है कि नहीं है, रहने के लिए घर है कि नहीं है, चिकित्सा सुविधा है कि नहीं है, उसके पढ़ने उसके या उसके परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था है कि नहीं। अगर इन सब चीजों को हम देख क्या है निर्धनता रेखा में क्या है ध्यान से रखते हैं, ठीक है, आय में हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें बच्चों भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है। 2 आधार कौन से हैं, तो एक तो उपभोग का स्तर और दूसरा बच्चों आय और उपभोग का स्तर। उपभोग का स्तर क्या है बच्चों, तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है, कैलोरी या उसको कैलोरी आवश्यकता या इसको उपभोग का स्तर भी बोलेंगे। कैलोरी आवश्यकता या इसी को अगर हेडिंग लिखने चाहो तो उपभोग का स्तर, उपभोग, आय और उपभोग, ये दोनों चीज लिख सकते हैं, उपभोग और आय। कैलोरी आवश्यकता जिसको उपभोग कहते हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, और क्या है आय बच्चों, कितनी आय है। एक सर्टेन आय के बाद क्या है एक व्यक्ति को अमीर कहा जाएगा और अगर उससे कम है तो उस एक व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कैलोरी आवश्यकता या उपभोग। तो बच्चों एक चीज समझो, गांव और शहर में जो है उपभोग का स्तर अलग अलग है। गांव में एक व्यक्ति है अगर उसको 2400 कैलोरी नहीं मिल रही भोजन में, अगर उसको 2400 कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा है तो बच्चों क्या है वो गरीब हो जाएगा गांव में। और शहर में अगर एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, वो गरीब होगा। शहर में 2100 कैलोरी नहीं मिल रहा और गांव में 2400 कैलोरी, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, गरीब कहेंगे। यहां देखो बच्चों, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन,
यानी एक व्यक्ति को एक दिन में अगर 2400 कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा बच्चों, तो वो क्या होगा, गरीब। ठीक है, तथा नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया, उपभोग का स्तर अलग है। अब एक चीज समझना होगा बच्चों को, क्या गांव में ऐसा क्यों किया गया है, शहर में ऐसा क्यों, गांव के लोगों को 2400 कैलोरी क्यों कहा गया है, शहर के लोगों को 2100? क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो शारीरिक श्रम करते हैं, तो शारीरिक श्रम करते हैं तो सारी जो जो जैसे अब शारीरिक श्रम कैसा है, तो वो भाई खेत में हल चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनको ज्यादा भोजन चाहिए, उनको ज्यादा खाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो शारीरिक श्रम करते हैं, तो इसी वजह से। और जो शहर के लोग होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं, वो शारीरिक श्रम की जगह एक जगह बैठ के काम करते हैं, तो उनके लिए जो है कैलोरी भोजन की आवश्यकता क्या है, कम होती है। ठीक है, तो ये बात देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। ठीक है, रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि गांव के लोग शारीरिक श्रम करते हैं, भाई खेतों में हल चलाना, ठीक है, फड़ुआ चलाना और बहुत सारी चीजें ऐसे गतिविधियां करते हैं जिससे क्या है उनको ज्यादा भोजन की जरूरत होती है, जबकि गांव को इससे की तुलना में कम होती है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने समझ गया कि कैलोरी या उपभोग के स्तर पर अगर हम देखा जाए तो ये, यानी अगर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम अगर कोई व्यक्ति अगर मिल रहा है उसको भोजन में 2400 कैलोरी से कम, तो वो गरीब हो जाएगा। और शहर में अगर 2100 कैलोरी से कम मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, गरीब माना जाएगा। ठीक है, ये बात समझ। अब हम आय की बात करेंगे बच्चों, तो आय में क्या है बच्चों, आय की देखो बच्चों, वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह। ठीक है, यानी एक व्यक्ति गांव में एक व्यक्ति अगर देखा जाए तो अगर कितना 816 रुपए से कम अगर वो कमा रहा है एक महीने में, एक व्यक्ति एक महीने में अगर 816 रुपए से कम कमा रहा है तो गांव में उसको क्या कहेंगे, गरीब माना जाएगा, उसको निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। और वही शहर में क्या है बच्चों, अगर वो 1000 रुपए प्रति माह एक व्यक्ति कमा रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, वो गरीब माना जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों, जो 816 रुपए और शहर में क्या है 1000 रुपए अगर वो कमा रहा है तो वो क्या है बच्चों, उससे कम अगर कमा रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, तो वो गरीबी रेखा में आ जाएगा। ठीक है, से कम कमा रहा है तो क्या है, ठीक है, 816 रुपए या उससे कम अगर कमा रहा है गांव में तो उसको गरीब बोला जाएगा, और जो अगर 1000 रुपए या उससे कम कमा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको शहर में गरीब बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो आय के अकॉर्डिंग हो गई बच्चों, आय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शहर में ऐसा क्यों किया गया, शहर में 1000 रुपए क्यों किया, क्योंकि शहर में बच्चों ना, शहर में व्यक्ति की खाने के अलावा और बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी आवश्यकताएं होती है जिस पर पैसा अलग से खर्च करना होता है, इसी वजह से उसको क्या है इसमें रखा गया है। तो देखो, निर्धनता रेखा का आकलन, ठीक है, समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, NSS, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हर 5 साल में क्या करती है बच्चों, हर 5 साल में क्या है, निर्धनता का आकलन करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संगठन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से संगठन गरीबी रेखा का आकलन करती है, तो आपको बताना होगा NSSO। ठीक है, ये ठीक है, याद रखना है NSSO क्या है बच्चों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको इंग्लिश में NSSO बोला जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात याद रखना कि गरीबी रेखा का। तो हमने आपको यह बताया कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो निर्धारण के 2 तरीके हैं बच्चों, एक तो उपभोग का स्तर, दूसरा आय। उपभोग के स्तर में मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर 2100 कैलोरी या उससे कम भोजन ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। और अगर शहर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम या उससे कम क्या है भोजन ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, गरीब कहेंगे। आय के स्तर पर मैंने आपको बताया कि अगर व्यक्ति एक माह में 816 रुपए या उससे कम ग्रामीण क्षेत्र में कमा रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। और अगर शहरी क्षेत्र में अगर 1000 रुपए या उससे कम एक व्यक्ति अगर प्रति माह में कमा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे। तो ये आय के स्तर है। और मैंने बताया कि कौन इसका आकलन कौन करता है, कौन इसको निकालता है, डाटा कैसे निकालता है। तो ये बच्चों राष्ट्रीय प्रतिदर्श है ना सर्वेक्षण संगठन है, जो जिसको NSSO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये आकलन करती है कि कौन गरीब है कौन नहीं। इसका डाटा निकालने का काम इसका होता है।
क्लियर है बात ये सारी चीजें बच्चों? चलो आगे हम बात करते हैं। आगे बात करेंगे असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह बच्चे क्या है कि अब इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में जो सामाजिक समूह है, ठीक है, जो सामाजिक ग्रुप हैं, उनमें जैसे हम देखा जाए तो कुछ सामाजिक समूह जो है बहुत ज्यादा गरीब हैं, और उसके पीछे का कारण हमारा इतिहास रहा है, क्योंकि वो इतिहास हजारों साल से क्या है वंचित थे, वो पिछड़े थे, इसी वजह से वो आज उनकी कम्युनिटी में आज भी वो लोग क्या है बहुत गरीब हैं, गरीबी रेखा से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें असुरक्षित समूह के बारे में बात करनी पड़ेगी। असुरक्षित समूह में मतलब जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, इन्हें असुरक्षित समूह कहा जाता है, और इनमें बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन जो है बिता रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो अब देखो, निर्धनता रेखा से नीचे कर लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का, ये कर गलत है, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक जैसा नहीं है। अब सामाजिक समूह की अगर हम बात करें बच्चों, देखो यहां पर एक चीज समझना, थोड़ा सा मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो समझो। जैसे सामाजिक समूह की बात करें, अभी सामाजिक समूह कौन से हैं? तो बच्चों हमारे यहां जैसे देखो आप, तो एक जनरल कैटेगरी आती है, और एक बच्चों ओबीसी कैटेगरी आती है, ठीक है, एक बच्चों एससी कैटेगरी आती है, और एक बच्चों एसटी कैटेगरी आती है। ठीक है, ठीक, ये होती है। ठीक है, तो जैसे जनरल है बच्चों, ये सामाजिक समूह का ये है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ये है क्या है बच्चों, ये सामाजिक समूह है। अब इन सामाजिक समूह में जब हम बात करें तो सभी में गरीबी का जो स्तर है एक जैसा नहीं है। सभी में अगर हम बात करें इन चारों में से, सभी में क्या है गरीबी स्तर एक जैसा नहीं है। जैसे बच्चों जनरल में देखा जाए तो जनरल में भी कुछ लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां गरीबी का अगर एवरेज निकाला जाए, अगर 100 लोगों की गिनती करोगे तो उसमें से 20 लोग आपको गरीब मिलेंगे इसमें जनरल। ओबीसी में अगर काउंट करोगे 100 लोगों का तो उसमें से लगभग 50 लोग आपको गरीब मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर एससी की बात करोगे तो इसमें 100 लोगों की गिनती करोगे तो लगभग 29 लोग आपको इसमें क्या है, 29 से ज्यादा लोग, मतलब अगर इसमें बात करोगे तो गरीबी, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा लोग गरीब मिलेंगे आपको भी, लगभग 50%, 70-80% लोग जो है आपको गरीब मिल जाएंगे। और वही अगर एसटी की बात करेंगे तो लगभग 90% लोग जो इसमें गरीब मिल जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों, सामाजिक समूह के वजह में क्या है, आपको गरीबी स्तर क्या है हर समूह में अलग अलग दिखाई पड़ेगी। जनरल में कम है, एसटी में उससे कम, सॉरी ओबीसी में उससे कम है, एसटी में यानी एससी में अनुसूचित जनजाति में उससे कम, उससे और ज्यादा है। तो ये सब चीजें, ठीक है, कम नहीं मतलब जनरल में कम है, फिर ओबीसी में उससे ज्यादा गरीबी है, एससी में उससे ज्यादा गरीबी है, एसटी में उससे ज्यादा गरीबी है। तो इस सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए, सामाजिक समूह में क्या है गरीबी स्तर क्या है अलग अलग आपको देखने को मिले। देखो ठीक है, सामाजिक निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। मैंने आपको बताया अनुसूचित जाति, जैसे बच्चों अगर हम बात करें, इसमें लगभग बच्चों अगर हम बात करें 100 लोगों की अगर आप गिनती करने जाओगे तो इसमें क्या है लगभग 29 लोग जो हैं आपको गरीबी रेखा से जीवन व्यतीत दिख जाएंगे, जिनके पास बेसिक चीजें भी नहीं है। और अगर एसटी की बात करोगे, एसटी की अगर अनुसूचित जनजाति की बात करोगे तो इसमें लगभग 43 लोग, 43 लोग जो हैं आपको 100 में से 43 लोग जो है आपको गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हुए दिख जाएंगे। तो ये जो सामाजिक समूह है ना, ये क्या है, यहां पर आपको गरीबी कुछ ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका पीछे का कारण यह है क्योंकि ये जो वर्ग था, ये जो समूह था, जब हमारा यहाँ जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था की वजह से जो है ये सबसे पिछड़े वर्ग में आता था, जिसको शूद्र बोलते थे। ठीक है, अब इनको क्योंकि सामाजिक स्तर, सामाजिक रूप से ये पिछड़े थे, आर्थिक रूप से भी ये पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से ये पिछड़े थे, इन सबके पिछड़े होने की वजह से क्या है आज इनका स्तर बहुत खराब है, ये बहुत गरीब है ना, इनमें ज्यादातर लोग क्या है आपको गरीब दिख जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, देखो अगर हम आर्थिक समूह की बात करें, अब आर्थिक समूह में बात करेंगे तो आर्थिक समूह में आपको कौन मिल जाएगा, तो आप आर्थिक समूह में आप देखोगे तो चारों वर्गों में से कौन सबसे गरीब है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, यानी गांव में, अब इसमें ऐसा नहीं कि जनरल रखोगे एससी ये कोई, इसमें हम जब बात कर रहे हैं आर्थिक रूप से तो चारों समूहों में कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको गरीब मिलेगा। तो आप अगर चारों समूह में देखोगे तो ऐसे व्यक्ति जो गांव में रह रहे हैं और जो बच्चों कौन है ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार है, ठीक है, और नगरीय कौन है अनियमित मजदूर परिवार है, ये लोग क्या है चारों समूह में, ये इनमें सभी लोग क्या है आपको गरीब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई।
निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के 22% लोग जो के हैं गरीब हैं। यानी अगर हम बात करें, अगर हम 100 लोगों की काउंटिंग करेंगे तो भारत में, ठीक है, भारत का एक एवरेज बात करेंगे तो लगभग 22 लोग जो है आपको गरीब मिल जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हुए लिख दिया जाए। अब इसमें ऐसा नहीं कि कोई जनरल कैटेगरी, सब में जोड़ा जा रहा, पूरे औसत भारत की एक आबादी है, उस आबादी में हम क्या करेंगे, अगर हम गणना करने जाएंगे तो 100 लोगों की अगर हम गिनती करेंगे तो उसमें से 22 लोग जो है आपको गरीब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा औसत गरीबी है। ठीक है, अगर आप देखो तो यही औसत गरीबी 22 है, तो लेकिन अनुसूचित जनजाति में अगर आप 100 लोगों की गणना करोगे तो 29 लोग गरीब मिलेंगे। तो यानी ये औसत गरीबी से ज्यादा गरीबी यहां अनुसूचित जाति में। और वहीं अगर अनुसूचित जनजाति में गणना करोगे तो 100 में 43 लोग आपको गरीब मिल जाएंगे। मतलब यह है कि ये भी और राष्ट्रीय औसत से भी गरीबी में ये ज्यादा है। तो इनके सुधार के लिए, इनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है हमें, है ना। चलो आगे बढ़े, ये साफ कर देता हूं नहीं तो तुम लोग फिर, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आज भूल गया दिलाने के लिए। बात समझ में आ गई है सामाजिक समूह में? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेने चाहो तो ले लो, मैं इधर उड़ जा रहा हूं साइड। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। चलो अब देखो यहां पर मैंने लिखा भी है, तो देखो अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित, अभी जो मैंने बताया था वही चीज समझो। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। मैंने बताया था कि अनुसूचित जनजाति की जब हम बात करते हैं, अनुसूचित जब हम जाति की बात करते हैं, यानी जिसको एससी कम्युनिटी बोला जाता है, अनुसूचित जाति जिसको बच्चों हम कहते हैं एससी कम्युनिटी, वो उसमें अगर हम बात करेंगे तो 29 लोग आपको क्या है मिल जाएंगे गरीबी। अनुसूचित जनजाति में अगर हम बात करेंगे बच्चों, अनुसूचित जनजाति में अगर हम, यानी एसटी कम्युनिटीज को बोलते हैं, इसमें आपको देखो 100 में से 43 लोग आपको क्या है गरीब मिल जाएंगे। गणना करने जाओ तो यहां पर आप देखो ये इस तरीके से है। ठीक है, अब अंतर राज्य असमानता है गरीबी के मामले में भी। अगर राज्यों में भी देखोगे कुछ राज्य ज्यादा गरीब हैं, कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आप ये देखेंगे कि हमने तो अभी एक सामाजिक समूह में देख लिया, आर्थिक समूह में देख लिया। तो सामाजिक समूह में हमने देखा तो एससी और एसटी कम्युनिटी ज्यादा गरीबी रेखा में आ रहे हैं। आर्थिक समूह में हमने देखा तो ऐसे लोग जो ग्रामीण कृषि परिवार हैं वो, और ऐसे लोग जो शहरों में अनियमित रूप से मजदूरी कर रहे हैं, यानी जिनको रोज रोजगार नहीं मिल रहा, वो आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे राज्यों में तुलना करेंगे, तो हम जब राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में भी ऐसा नहीं कि सभी राज्य एक जैसे हैं, सभी में गरीबी जो एक या अमीरी सब एक जैसी है, नहीं। कुछ राज्य ज्यादा पिछड़े हुए हैं, कुछ राज्य बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हम बात करें बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, ये राज्य जो है यहां आपको गरीबी ज्यादा दिख जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको गरीबी ज्यादा दिख जाएगी। उसकी तुलना में अगर आप देखो तो महाराष्ट्र है, दिल्ली है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करोगे तो साउथ के जो कंट्री है, जो ये सॉरी कंट्री नहीं राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य हैं, जैसे केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां आपको इसकी तुलना में गरीबी कम मिलेगी। गुजरात है, यहां गरीबी कम मिलेगी। पश्चिम बंगाल है, यहां गरीबी कम मिलेगी। ठीक है, लेकिन बाकी और नॉर्थ इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा, यहां आपको गरीबी कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहां कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से इनका फायदा हुआ है। लेकिन जो मध्य भारत के जो भी राज्य हैं, मैंने जो बताया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका असम भी आ जाएगा इसमें, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये जो राज्य है ना, यहां आपको जो है जो गरीबी है, निर्धनता जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देखो प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि एक समान नहीं है, अब जगह आपको हर राज्य में निर्धनता रेखा क्या है अलग अलग देखने मिलेगी, यानी सॉरी निर्धनता का जो स्तर है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखो वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। ये मैंने आपको पीछे अभी बताया 22% है। मतलब आप देखो तो लगभग 140 करोड़ लोग हैं हमारे, अगर बात करें तो आज ये तो अब कम हो गई कि मैंने आपको बताया कि 13% के आसपास है, ये 2011-12 की बात कर रहा है। ठीक है, अब कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, असम है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। मतलब अगर आप बात करो, जैसे मैं आपको बताऊं बिहार की बच्चों, बिहार में 33% के आसपास, लगभग 33% के आसपास लोग गरीब हैं।
और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहां लगभग 32% है ना, ऑन एवरेज 32% लगभग। इसीलिए पॉइंट में है कुछ, लेकिन पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उतना डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे माइंड में। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो बच्चों, जैसे हम आप छोटे बच्चों को एसएसटी में एक चीज ये लगता है कि हमें हर चीज रटना चाहिए, तो बच्चों डाटा ज्यादा हमें याद नहीं रखना चाहिए, हम अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि हम हर डाटा, भाई जो जिसने एनसीईआरटी लिखी है ना बच्चों, वो डाटा सामने लेकर बैठता है, उसके दिमाग में नहीं होता ये सारा डाटा, वो लेकर बैठता है, वो डाटा सारा दुनिया भर का उससे छाप लेता है वो ऐसा नहीं कि अपना खुद का डाटा। तो डाटा हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है एसएसटी में, हम बस ऑन एवरेज मोटा मोटा जानने का प्रयास करें कि इतना है लगभग। इसलिए मैंने पॉइंट में लिखना चाहता था 33.6% है ऐसे, तो मैं वो लिख सकता था, मुझे याद है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, एसएससी से दूर भागते हैं क्योंकि उनसे बहुत सारा डाटा याद करवा दिया जाता है। अरे भैया अननेसेसरी पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, कभी डाटा नहीं पूछा जाएगा, लिखना है तो आप लगभग करके लिख दो, बस हो गया काम। तो ये बात हो गई। तो अब आप देख लो कि भारत की जो निर्धनता है 22%, लेकिन औसत निर्धनता, ठीक है, कुल आबादी में अगर आप देखें तो औसत निर्धनता कितनी, 22%, लेकिन बिहार उड़ीसा की क्या है, 22 से ज्यादा है। तो यही कह रहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसकी औसत निर्धनता जो है, जो अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय निर्धनता से भी ज्यादा है, तो जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, ये सब राज्य है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे इन राज्यों की तुलना में। अगर हम बात करें तो देखो इनकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट आई है। यानी ये जो राज्य हैं इनके यहां निर्धनता कमी हुई है, लगातार इनमें क्या है, निर्धनता में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही, तो इनके यहां कुछ चीजों का फायदा हुआ है, इन्हें कुछ बेनिफिट्स किस, है ना, कुछ चीजों का इन्हें बहुत लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ तो बच्चों आगे देखेंगे। अब देखो इन राज्यों में निर्धनता में हुई कमी के कारण, किन राज्यों में, तो केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, हरियाणा, पंजाब है, ठीक है, महाराष्ट्र है, इन सब राज्यों में कमी आई है गरीबी में, निर्धनता में। क्यों आई है, तो इसके कारण देखो। तो बच्चों जैसे पहला कारण हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से, उच्च कृषि वृद्धि दर से मतलब, जैसे अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान सुनना, जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, उस समय देश का सबसे गरीब जो राज्य हुआ करता था वो था पंजाब, सबसे ज्यादा गरीब। 1960-70 के दशक तक पंजाब की स्थिति बहुत बुरी थी हमारे देश में, ठीक है। तो वहां पर आप देखो कि गरीबी स्तर बहुत वो थी। लेकिन बच्चों 1960-70 के दशक में आप देखो हरियाणा और पंजाब में क्या हुआ बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति ने क्या किया बच्चों, तो जो कृषि था उसमें क्या है बच्चों, उस कृषि में सुधार कर दिया, उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ा दी, ठीक है। और हरित क्रांति का जो पहला प्रयोग किया गया था वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही किया गया। तो कृषि में सुधार से बच्चों क्या हुआ, इन राज्यों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति का अगर भारत के कुछ राज्यों को फायदा हुआ तो उसमें से ये दो राज्य सबसे ज्यादा हैं, हरियाणा और पंजाब को हरित क्रांति से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और इसके बाद आप देखो 1970 के दशक के बाद आप देखो हरियाणा और पंजाब की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी। और आज आप देखो कि यहाँ के लोग जो है एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, क्योंकि यहां पर इनको जो है, एक तो ये दिल्ली एनसीआर के आसपास के राज्य हो गए, दूसरी बात ये है कि यहाँ कृषि में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर बहुत फसल अच्छी हुई, तो इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कृषि सुधार से क्या है इनमें हुई। दूसरा बच्चों, केरल ने मानव संसाधनों पर ज्यादा धन देकर निर्धनता को कम किया। बच्चों भारत में अगर हम बात करें तो सबसे लिटरेट लोग या सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है, तो केरल है। केरल में 97% लोग, केरल में 97% लोग जो है पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, मतलब अच्छा। अब एजुकेटेड, तो केरल जो स्टेट है वहां की जो सरकार ने अपने लोगों को एक संपत्ति बनाने में, एक एसेट बनाने में, उसको एक मानव संसाधन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और जिसकी वजह से वो जो वहां की जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से बाहर आई। क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाओगे, जब आप एजुकेटेड होगे, जब आप स्वस्थ होगे, जब आप हेल्दी होगे, तो फिर क्या होगा, आप क्या हो, जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ के जो सरकार है, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने क्या किया बच्चों, अपने लोगों को मानव संसाधन बनाने में बहुत महत्व। इसीलिए आप देखो केरल के जो लोग हैं वो दुनिया में बहुत सारे स्टेट्स में आपको, राज्यों में, देश में आपको जाते हुए दिख जाए। केरल के लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यानी पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जो अनाज वितरण होता है, जैसे गांव में बहुत सारे लोग होंगे, अगर बच्चे कोई भी गांव से होगा तो आपको पता होगा राशन कार्ड होता है जिसको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब वो बीपीएल कार्ड होता है तो उसके तहत क्या होता है, कुछ राशन दिया जाता है, कुछ अनाज दिया जाता है। जैसे मुझे जहां तक याद है कि 3 किलो
गेहूं दिया जाता है, 2 किलो चावल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 पर पर्सन पर मंथ 5 केजी जो है अनाज दिया जाता है। तो अब इसी तरह जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और ये बता दूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले भारत के जिस स्टेट में सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी सबसे पहले, सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। और इसने क्या किया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में गरीबी को निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, चलो आगे बात करें। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से, अब पश्चिम बंगाल में बच्चों क्या था, बड़े बड़े लैंड ओनर जमींदार हुआ करते थे। अब पूरे पश्चिम बंगाल की जमीन जो है, कुछ भूमि कुछ जमींदारों के पास हुआ करती थी। तो 1951 के आसपास क्या होता है, 1951 के आसपास भूमि सुधार होता है। भूमि सुधार के तहत क्या किया जाता है बच्चों, भूमि सुधार उन्मूलन कहा जाता है, यानी भूमि सुधार उन्मूलन अधिनियम 1951 पास किया जाता है, जिसके तहत क्या था, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे जमीन छीनकर भूमिहीन या जो काश्तकार थे, जो भूमिहीन काश्तकार थे, जो किसान थे, जो जिनके पास भूमि नहीं थी लेकिन वो दूसरे की भूमि पर खेती करते थे, तो उनको क्या है, खेती भूमि दे दी गई। इससे भी क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोगों को क्या है, गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा। जैसे गरीबी पश्चिम बंगाल में एक ऑपरेशन वर्धा करके चलाया गया था, ऑपरेशन वर्धा करके चलाया गया था, जिसमें क्या है, जिसमें बहुत जो भूमिहीन जो किसान थे उनको क्या है, जमीन दी गई। तो इन राज्यों में इस तरीके से क्या है, गरीबी रेखा को बाहर से लोगों को बाहर निकाला गया, निर्धनता से बाहर निकाला गया लोगों को। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों निर्धनता के कारण, क्या क्या कारण है निर्धनता के। तो निर्धनता के बच्चों, एक तो हमारा ऐतिहासिक कारण रहा है, ऐतिहासिक कारण है। ठीक है, पहले मैं कारण थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूं, दूसरे बताऊं। एक तो ऐतिहासिक कारण रहा है, दूसरा बच्चों कारण क्या है कि आय और संसाधनों में असमानता है बच्चों, आय और असमान, ठीक है, संसाधनों में असमानता बच्चों। ठीक है, तीसरा बच्चों रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध ना होना, यह है बच्चों। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट, ठीक है, भूमि अन्य संसाधनों वितरण, सामाजिक और सांस्कृतिक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। ये तो मैंने पॉइंट बताया। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो, जब हम निर्धनता की कारण करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण वो है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण का मतलब क्या है, 1947 से पहले हम क्या थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ऐसी आर्थिक नीतियां लागू की भारत पर, जिससे क्या हुआ कि भारत के जो हस्तशिल्प थे, जो अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो ना उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे, वो नष्ट हो गए। और उनके नष्ट होने से क्या है, बहुत सारे लोग जो है भारत में बेरोजगार हुए। और जब बेरोजगार हुए तो उनकी जो आय थी, जो आय की वृद्धि की दर थी, वो क्या है, गिर गई। और उसकी वजह से भी क्या है बच्चों, बहुत सारे लोग जो है गरीब हो गए, बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार होने की वजह से क्या है, वो निर्धनता में चले गए, यानी गरीब हो गए वो। तो एक तो कारण क्या है, ब्रिटिश सरकार रही है, जिसने क्या है, हमारे भारत में बहुत ऐसी आर्थिक नीतियां थोपी जिसका मेन उद्देश्य क्या है, उनका मेन उद्देश्य था पैसा कमाना और हमें क्या है, पूरी तरीके से बर्बाद करना। और उन्होंने यही किया, उन्होंने कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां लागू कर दी जिससे क्या है कि हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प थे, जो हमारे लघु उद्योग थे, वो क्या है, पूरी तरीके से टूट गए, ब्रेक हो गए, हतोत्साहित हो गए, टूट गए। और जब वो हतोत्साहित हुए तो उसमें लगे हुए लोग क्या है, बेरोजगार हो गए। और जब वो बेरोजगार होंगे तो उनका क्या होगा, उनकी आय की जो वृद्धि, जो आय के जो दर है, जो उनकी इनकम है, वो कम हुई। और कम होने से क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो पहला कारण तो ये। तो देखो, ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के दौरान औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक विकास की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को, ठीक है, नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। इसके कारण रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। बहुत सारे लोग क्या है बच्चों, उसकी वजह से बेरोजगार हो गए। ठीक है, आगे बात करेंगे। फिर देखो, रोजगार के पर्याप्त अवसरों का उपलब्ध न होना, दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चों, रोजगार के पर्याप्त अवसरों का उपलब्ध न होना। मतलब जैसे देखो, गांव में क्या है, और जब गांव में आज भी आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप कितने भी स्किल्ड हो, लेकिन आपको गांव में रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, शहर में भी बच्चों क्या है, आज आप देखो तो रोजगार मिल रहा है लोगों को, लेकिन लोगों की योग्यता के अनुसार आज आपको रोजगार भी नहीं मिल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है। आप जो सोचो, जिसने लाखों रुपए लगाकर, जिसने इंजीनियरिंग की और वो 15,000 की नौकरी कर रहा है कॉल सेंटर पर, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जॉब अवसर नहीं है, उसके लिए है ना, रोजगार के अवसर नहीं है। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी निर्धनता का एक कारण है, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लोग निर्धनता होंगे। तो एक तो क्या है, रोजगार के पर्याप्त अवसरों का उपलब्ध ना होना। दूसरा,
भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। यह सबसे बड़ी बात है कि जब देश आजाद हुआ था बच्चों हमारा, तो उस समय देश के संसाधनों पर समाज के कुछ ही वर्गों का क्या था, प्रभुत्व था। जैसे बच्चों अगर हम बात करें भूमि की, तो ज्यादातर जो भूमि थी देश की, वो बड़े बड़े जो भी हमारे जो पुरोहित, जो बड़े बड़े जो उच्च वर्ग में आते, जो भी ब्राह्मण थे, या कह लो कि जो है ना, ये सामाजिक रूप से जो बहुत ऊंचे पद पे थे, उनके पास ही सारी संपत्ति थी। ठीक है, अब संपत्ति उनके पास है, तो देश का एक बड़ा तबका क्या है, संपत्ति से विहीन था। और उस समय देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या हुआ करती थी, भूमि थी। और भूमि ज्यादातर लोगों के पास थी नहीं, तो इसने भी क्या किया बच्चों, इसने भी बेरोजगार को जन्म दिया, सॉरी निर्धनता को जन्म दिया। और अन्य संसाधनों पर देखो, जब आप आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो आप अन्य संसाधन के मामले में क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा नहीं है ना। तो भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, ठीक है, क्योंकि असमान वितरण था, मैंने बताया, क्योंकि हमारे भारत में जो एक जाति व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था, तो उसमें ब्राह्मणों के पास को बहुत सारे विशेषाधिकार थे। अब उन विशेषाधिकारों के तहत क्या, उन्होंने भूमि और अन्य संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। और जब देश आजाद हुआ तो उस समय भी उनके पास ये सारी चीजें ज्यादा थी। और एक बड़ा तबका जो जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास जो है ये सारी चीजें नहीं थी। इसी वजह से भी क्या है, हमारा देश जो है गरीब था, निर्धनता थी। ठीक है, देखो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक, जैसे बच्चों आज आप देखो कि हमारे भारतीय समाज में विवाह है, विवाह एक सांस्कृतिक जो एक संस्कार है, जिसमें क्या है बच्चों, हर एक व्यक्ति क्या है, अपनी बच्चे या अपने बच्चे का विवाह बहुत धूमधाम से करना चाहता है। वो क्यों ऐसा करना चाहता है, क्योंकि समाज में वो एक प्रतिष्ठा बनाना चाह रहा है कि उसके ने अपने लड़के की शादी या अपने लड़के की शादी इतनी बढ़िया की, इतना दहेज दिया, ये 4 व्हीलर दिया, ये 4 व्हीलर दिया, ये सब। इन चक्करों में भी क्या है, बहुत सारे लोग निर्धन हो जाते हैं। मतलब आप देखो, गांव में लोग लड़की की शादी करेंगे, घर बेच देंगे, मकान बेच देंगे, खेत बेच देंगे, और शादी बस अच्छी होनी चाहिए। उसने भी क्या किया बच्चों, उसने भी लोगों को गरीब कर दिया है भाई। एक लड़की की शादी करने में उसने अपना खेत बेच दिया, उसके बाद वो क्या करेगा, काम कहां करने जाएगा, फिर वो दूसरे घर में काम, दूसरे में काम कर, अब वो क्या होगा, बेरोजगार होगा, बेरोजगार होने निर्धनता हो जाएगी। तो ये चीज है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारण है ना, उसने भी लोगों को निर्धन किया है। ठीक है, तो सांस्कृतिक में विवाह हो गया, और सामाजिक मतलब जो वो एक रुतबा बनाना चाहता समाज में कि हमने ये शादी की, तो उसकी वजह से भी क्या है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये निर्धनता के कुछ कारण है। और निर्धनता का एक कारण है क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। लिख लो, लिखना चाहो तो, जनसंख्या में वृद्धि। बच्चों ये मैं एक बड़ा कारण नहीं मानता हूं, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। आपकी एनसीईआरटी में है, आप लिख सकते हो, लिखो यहां पे जनसंख्या में वृद्धि। लेकिन मैं इसको कारण नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं, क्योंकि बच्चों चाइना की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां निर्धनता हमसे बहुत कम है, 0.6% जनसंख्या निर्धनता है। अभी हमने पिछाड़ा है उसको, अभी जल्दी हमने पिछाड़ा है, लेकिन भाई फिर भी इतना ज्यादा हम आगे नहीं है जनसंख्या। कुछ ही मतलब हम अभी आगे, अगर नंबर 1 पर आ गए हैं, लेकिन भाई चाइना में हम दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में आगे हो गया, लेकिन उसके यहां निर्धनता कम है। तो जनसंख्या क्या है बच्चों, निर्धनता का एक बड़ा कारण नहीं होता है। ये एक फैक्टर है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हो गया बच्चों निर्धनता का कारण। अब बच्चों निर्धनता को कम करने के लिए ये निर्धनता के उपाय क्या क्या है बच्चों। सरकार ने, मैंने आपको जैसे शुरुआत में ही कहा कि जो हमारी सरकार है, हमारे देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती, या हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो है निर्धनता, देश की निर्धनता। और सरकार ने 1947 में आजादी के बाद से ही देश की निर्धनता को कम करने के लिए भरसक प्रयास किए, भरपूर प्रयास किए हैं। ठीक है, अब इसी में क्रम में क्या है, हम ये देखेंगे कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं निर्धनता को कम करने के लिए, यानी निर्धनता निरोधी उपाय क्या क्या है जो सरकार द्वारा किए गए, हम उनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो मैंने आपको बताया कि देश की आजादी के बाद से ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य या मेन उद्देश्य जो है वो निर्धनता को कम करना है। ठीक है, तो ये शुरुआत से ही रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर करती है। किस पर है, तो एक तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना। आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि उसको रोजगार प्रोवाइड करना, उसको बच्चों क्या है कि उसको शिक्षा देना, उसको चिकित्सा देना, इन सबके माध्यम से उसको सब्सिडी देना, इन सबके माध्यम से क्या है बच्चों, उसको क्या करना है बच्चों, उसको निर्धनता रेखा से बाहर करना है। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या है, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। जैसे बच्चों क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। ये क्या है, एक लक्षित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत क्या है, बहुत सारे लोगों को निर्धनता रेखा से बाहर निकाला गया, और इसने बहुत कामगार साबित हुआ। 2005 में जब ये आया ना, इसने गांव के बहुत सारे लोगों को बच्चों
कौन सा मनरेगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, मनरेगा। मनरेगा ने क्या किया, इसने बहुत सारे लोगों को निर्धनता रेखा से बाहर निकाला। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से क्या है, सरकार क्या कर रही है, लोगों को निर्धनता रेखा से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, ठीक है। एक है आर्थिक समृद्धि, दूसरा है लक्षित कार्यक्रम, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे। तो आर्थिक समृद्धि, देखो मैंने क्या कहा, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। क्या संबंध है, देखो आर्थिक समृद्धि अवसरों का व्यापक बना देती है। अवसरों को व्यापक कैसे बना देती है, तो बच्चों जैसे देखो कि जो हमारे देश में जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो पढ़ने नहीं जाते हैं। अब उनके लिए क्या है, सरकार क्या कर रही है कि उनको कैसे भी करके ये जो जनरेशन है इसको गरीब, अगर हमने शिक्षित कर दिया, इसको हमने अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा फूड दे दिया, तो ये क्या होगा, ये एजुकेटेड होगा, ये ह्यूमन रिसोर्स होगा, और फिर क्या करेगा, ये अपने आप ही क्या है, अपने लिए रोजगार ढूंढ लेगा, और फिर क्या होगा, ये गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि जैसे आप देखो कि सरकार ने आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत क्या किया गया, रोजगार का अधिकार देने, शिक्षा का अधिकार दिया, जिसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को सरकार क्या करेगी, राज्य जो है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगी, निःशुल्क शिक्षा देगी। तो अब ये क्या है, ये क्या है, एक अवसर है। यानी जो फैमिली अपने, एक गरीब फैमिली है, अगर वो बच्चे को पढ़ाना चाहती है लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ा पा रही क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार ने कहा कि हम पढ़ाएंगे, तो वो बच्चा पढ़ने जाएगा। ऐसे बच्चों क्या होता है कि गांव में लड़कियां होती हैं, अब लड़कियों क्या है कि उनको कुछ समय तक तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको पढ़ाया नहीं पढ़ाया। 12 के बाद अधिकतर लड़कियों की शादी कर दी जाती है, उनको घर के काम में लगा दिया जाता है। तो अब ये सरकार क्या कर रही है कि उनको भी क्या है, स्कूलों तक ले जा रही है। तो ये क्या है, ये व्यापक विकल्प दे रही है। इस विकल्प के माध्यम से क्या कर रही है सरकार, लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। जैसे और क्या कर रही है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है बच्चों, सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम क्या है, लोगों को भोजन दे रही है, खाना दे रही है, खाद्य दे रही है। तो अब जो एक व्यक्ति मान लो 100 रुपए दिन में कमा रहा था, उसका 40 रुपए 50 रुपए खाने में जा रहा था, लेकिन अब अगर वो खाना उसको सरकार दे रही तो उसका 50 रुपए बचेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये भी क्या एक विकल्प है, ये विकल्प है बच्चों जो सरकार के करीब जो प्रयास कर रही है। तो समझ में आया कि आर्थिक क्या है, मतलब आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त कराती है। मैंने निवेश क्या करना है बच्चों, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, भोजन में, ये मानव में निवेश करना है ना बच्चों, तो यही सरकार कर रही है, ठीक है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को, अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया ना कि बच्चों को प्रोत्साहित करना। और कैसे प्रोत्साहित कर रही, तो कहा कि भैया छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, आप भेजिए सरकारी स्कूल में, इनका ड्रेस हम देंगे, इनके बैग हम देंगे, इनकी कॉपी हम देंगे, जूता हम देंगे, आपको कुछ नहीं करना, और वजीफा भी दे देंगे, ले लो जाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ने भेजिए। ताकि क्या है, बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो वो अब पढ़ने जब आएंगे तो उनके लिए क्या है, अब उनको अच्छा खाना भी चाहिए भाई। अब जो पढ़ रहा है वो इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, तो उसका अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो वो दिमाग से अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, दोपहर का, मध्याह्न का खाना जो है उसके लिए क्या मिड डे मील शुरू कर दी गई, यानी दोपहर में एक क्या है, अच्छा न्यूट्रिशन फुल जो है खाना सरकारी स्कूलों में मिलेगा। तो ये सब क्या है, सरकार का, ये सरकार का एक प्रयास है ताकि जो है लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले। ये आर्थिक समृद्धि का तरीका है, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव है कि आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता है। और ऐसा है भी बच्चों, बहुत सारे लोग जो है इसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पा रहे आर्थिक समृद्धि का, क्योंकि वो अनजान है, इस चीज को जानते नहीं। इसीलिए क्या किया गया बच्चों, लक्षित कार्यक्रमों की क्या है, आवश्यकता पड़ी। अब इसके तहत क्या है, दूसरा देखो, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सरकार कार्यक्रम चलाएगी, लोगों को रोजगार देगी, लोगों को बहुत सारी चीजें करवाएगी। तो देखो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के तहत कौन कौन से कार्यक्रम है, फिर इनमें हम इसके डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम जो 2005 में आया था, इसको मनरेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनरेगा। मनरेगा 2005 में आया था, ठीक है। फिर देखो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है दूसरा कार्यक्रम, स्वजंती ग्राम एवं स्वराज स्वरोजगार योजना, यह है बच्चों। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अन्य योजना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है एक व्यक्ति को 30 केजी जो है अनाज दिया जाता है, एक परिवार को 30 केजी अनाज दिया जाता है, एक परिवार को, एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को। तो ये क्या है बच्चों, ये कार्यक्रम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो हम पहले देखेंगे महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसको 2005 में लाया गया था और इसने, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसने जो है लोगों को निर्धनता रेखा से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले की है या रोल प्ले किया है। ठीक है बच्चों, इसके तहत होता क्या है, इसमें काम की, रोजगार की गारंटी दी जाती है, यानी काम की गारंटी दी जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड होगा, यानी एक रजिस्टर करवाया जाएगा आपसे, आपने रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सरकार आपको 100 दिन काम देगी ही देगी। 100 दिन का जो है काम की गारंटी होती है इसके तहत। ठीक है, याद रखना 100 दिन की क्या है, काम की गारंटी होती है। 100 डे आपको काम दिया जाएगा और अगर 100 डे से कम आपको काम मिलता है तो उसका जो है कंपनसेशन, उसका भुगतान जो है सरकार करेगी। यानी 100 दिन के बराबर रोजगार के बराबर आपको काम, सॉरी, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, ये इसके तहत किया गया था और इससे बहुत सारे लोग, गांव में बहुत सारे लोगों को क्या है, रोजगार से बाहर निकाला गया, मतलब निर्धनता से बाहर निकाला गया। दूसरी बात समझो बच्चों, ये जो महात्मा गांधी, ये जो मनरेगा है, ये कहां लागू, ज्यादातर इसके तहत कैसे काम करवाए जाते हैं, तो इसके तहत ज्यादातर ऐसे काम करवाए जाते हैं जो कृषि से संबंधित है, जैसे नहर बनवाना, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे ये क्या कहते हैं, पुल बनवाना, ये सब क्या है, कृषि से संबंधित जो भी कार्य है ना, वो इसी मनरेगा के तहत किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो बच्चों, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना है। मैंने हमें बताया कि काम की गारंटी देना था। फिर देखो, साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, यानी 100 दिन तो काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने इसमें रजिस्टर करवा लिया इस स्कीम के तहत तो आपको 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें भी समझो बच्चों, इसमें जो भी काम करने वाले लोग होंगे उसमें से 1/3 जो है वो महिलाएं होंगी, ताकि महिलाओं को भी आर्थिक रूप से क्या किया जाए, सशक्त किया जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है, इसमें भी बढ़ावा दिया गया, यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने थे। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, इसमें मनरेगा में जो भी लोग काम करेंगे उसमें से 1/3 यानी 1/3 जो क्या है काम करने वाले लोग कौन होंगे, वो महिलाएं होंगी। तो देखो 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिए गए। ठीक है, अब आप देखो, आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। यानी अगर आपने एक बार आवेदन रजिस्टर करवा लिया और 15 दिन के अगर रोजगार नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार उसका भुगतान करेगी, भत्ता देगी। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान है। ठीक है, इसके तहत लगभग अभी 160 रुपए दिया जाता है पर डे, 160 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है बच्चों ये, इस अधिनियम को 1955 में आया था ये, और इसके तहत क्या है, अभी अगर हम बात करें तो 160 रुपए क्या है दिया जाता है मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत क्या है अभी 160 रुपए। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, इसको मनरेगा हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये 2005 में आया। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बच्चों। फिर देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये 1993 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित रोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। यानी जैसे लोग गांव, जैसे क्या होता है, जो ग्रामीण जो व्यक्ति हैं, ठीक है, और उसमें जो छोटे छोटे शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, अब उनके लिए और रोजगार अवसर करना। तो क्या कैसे करते हैं, उनको जैसे इंडस्ट्री काम खोलना है, उनको कोई उद्योग छोटा सा लगाना है, उनको कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो सरकार क्या कहती है, इनको लोन दे देती है, पैसा सैंक्शन कर देती है। इससे क्या होगा, इनका ये है, इनको रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है। देखो, लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करती है। मैंने बताया ऋण देती है सरकार, क्या कहती है, ऋण देती, लोन देती, न्यूनतम दरों पर लोन देगी ताकि आप अपना व्यवसाय शुरू करो। और आप क्या है, आप जब आप खुद से व्यवसाय करोगे तो 2 लोगों को और रोजगार दोगे, तो आप क्या होगा, धीरे धीरे गरीबी रेखा से बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये फिर देखो, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। तो बात वही है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। मतलब इसमें क्या किया गया है, इसमें गांव के जो लोग हैं उनको जो स्वयं सहायता समूह है, जो हम कह लो कि जो सहकारी समितियां हैं, वहां पर जो लोग होते हैं उनमें उनको संगठित कर देना उसमें, और वहां से क्या है उनको ऋण का व्यवस्था कराना, और इसके माध्यम से क्या है लोगों को निर्धनता से बाहर करना। फिर देखो, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की गई बच्चों ये, और इसमें क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और
ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि क्या है, जो राज्य हैं, जो भी राज्य हैं, वो अपने लोगों को निर्धनता रेखा से बाहर निकालने में क्या है, योगदान करें। ठीक है, तो ये बात हो गई इसमें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये देखो, ये इसमें मुझे कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो लिखा है पीपीटी में वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्ट में बदल नहीं सकता। ठीक बात है। अब देखो, निर्धनता से संबंधित अन्य कारण क्या क्या है, वो तो हमने 4 कारण देखे थे, लेकिन अन्य कारण क्या है, तो बच्चों उसमें एक है भूमिहीनता। मैंने आपको बताया था कि जब देश आजाद हुआ था तो देश में एक बड़ी आबादी थी जो भूमिहीन थी, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि जैसे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्यादातर लोग भूमिहीन थे, लगभग 100% लोग जो थे वो भूमिहीन थे। अब उस समय रोजगार का सबसे बड़ा जो अवसर था वो भूमि थी, वहीं पर लोग काम कृषि करके ही लोग, क्या उद्योग तो थे नहीं इतने बड़े बड़े, तो लोग वही काम कर सकते थे। अब उनके पास भूमि ही नहीं थी नहीं, तो एक बड़ा तबका जो था वो भूमिहीन, तो इसीलिए वहां गरीबी आपको देखने को मिलेगी। परिवार का आकार मतलब जैसे देखो, एक तो पहले लोग क्या है, पहले बड़ा परिवार हुआ करता था, अब जो है हम दो हमारे दो वाला एक नारा चलता है, पहले हम 2 हमारे 10 वाला नारा था। ठीक है, तो पहले बहुत बड़ा परिवार होता था, और बड़ा परिवार करने के पीछे का पर्पस ये भी होता था कि मान लो एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति काम करेगा तो पैसा कम आएगा, तो मान लो और उसके 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्र कमाएंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। इस उद्देश्य से जो है उस समय परिवार बड़ा हुआ करते थे। ठीक है, तो परिवार का बड़ा होना। खराब स्वास्थ्य, बच्चों लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से खराब स्वास्थ्य हो जाती है। एक ये तो आप जानते हैं, चिकित्सा सुविधा अच्छा ना होना। ठीक है, असहायता, यानी सरकार द्वारा कोई किसी तरीके से पहले सहायता भी नहीं मिलती थी और उसकी वजह से अब दी जा रही है, तो पहले ये भी था। बेरोजगारी, बच्चों काम ना मिलना निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है। लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो अपनी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा नहीं कर पाएगा, तो उससे भी गरीबी आएगी। ठीक है, निरक्षरता तो मैंने बताया। शिक्षा, बच्चों आज के एरा में अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप गरीब ही बने रहोगे हमेशा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो बच्चों, आप सोचो, ये पहले के समय था जब लोग थोड़ा भी पढ़ते होते थे तो उनका काम चल जाता है, लेकिन आप अगर आज अच्छे से नहीं पढ़ते हो, आज आप अच्छे से कंपटीशन को बीट नहीं करते हो, तो आप अपनी जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाओगे कि इतनी महंगाई है। तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, नौकरी लेनी होगी, अच्छा करना होगा, कुछ भी करो जीवन में अच्छा करो, लेकिन पढ़। ठीक है, तो वो बाल श्रम, बच्चों बहुत सारे लोगों को क्या है, छोटे से ही काम करते हैं, आपने जो होटल में है या छोटे छोटे ढाबों में क्या है बच्चे काम करते हो, आपको दिख जाएंगे। तो ये सब कारण क्या है बच्चों, ये निर्धनता के कारण है। ये सब क्या है, ये सब निर्धनता के कारण है। क्लियर बच्चों? बाल श्रम में बहुत सारे लोग बच्चे जो है, क्योंकि बच्चों क्या है, अब उनके यहाँ घर में पापा के लिए काम करने वाले हैं, वो भी गरीब हैं, तो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे को मान लो 8 साल का 9 साल का बच्चा हो गया, तो उसको कहाँ भेज देते, उसको ढाबे में लगा देंगे, 100 रुपए डेली का कमा के ले आ रहा है, तो कुछ हेल्प कर दे रहा है। तो अब ये देखो, वो बच्चा क्या है, वो एजुकेशन से बाहर हो गया, शिक्षा से बाहर हो गया। अब वो क्या है बच्चों, वो जीवन भर क्या है, गरीब बना रहेगा। अब सरकार को उसमें हेल्प करनी होगी। तो ये सारी चीजें, तो निर्धनता के ये क्या है, ये अन्य कारण है बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों ये तो चैप्टर हो गया खत्म, ये लास्ट स्लाइड थी, तो चैप्टर खत्म हो गया। और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा पढ़ के और चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने जो प्रयास किया था कि आपको अलग वे में पढ़ाने का, शायद उस वे से आपको पढ़ाई समझ में भी आया। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगती है और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है, कुछ सीख रहे हो वीडियो से, ठीक है, सिर्फ पढ़ाना ही हमारा पर्पज नहीं, कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ, सब्जेक्ट में जो आपके जो चैप्टर में जो भी चीजें वो तो मैं दे ही रहा हूँ, और अलग से चीजें अगर कुछ सीख नहीं पा रहे हो एसएसटी में तो कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, तो बच्चों ये है, इस सब्जेक्ट में एक अच्छी खूबसूरती ये है कि हम आपको समाज के बारे में बहुत कुछ चीजें सिखा सकते हैं, और मैं वो आपको हर क्लास में ऐसे करता रहूंगा। लेकिन बस आपको क्लास में लगातार बने रहना है, क्लास को अच्छे से देखना है। अगर आप लगातार बने रहोगे ना, मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, और आप नंबर तो लेकर आओगे ही आओगे, नंबर दिलाने की तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। क्लास को कर लो ध्यान से, ईमानदारी से, पीपीटी पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि बच्चों आप एनसीईआरटी पढ़ने की आदत जरूर डाला करो। जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी रीड किया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको रटो, रीड करो बस। जब रीड करोगे तो आपको कुछ चीज, जो मैं चीजें समझाता हूं उसमें कुछ चीजें मिलेंगी, तो आप उसको सीख पाओ, उसको समझोगे, हाँ कि सर ने ये समझाया था ऐसे कनेक्ट करके, तब आप एनसीईआरटी को और अच्छे समझोगे। और एक चीज जान लो बच्चों, जो टीचर आपसे कह रहा है कि हमारे क्लास कर लो, हमारा नोट्स पढ़ लो और इसके बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो बच्चों वो आपको दिमाग से पैरालाइज कर रहा है। दिमाग से क्या है, आपको पैरालाइज कर रहा है, हैंडीकैप कर देगा आपको। बच्चों एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तो आप लिखोगे कैसे, आपके अंदर खुद के शब्द होंगे ही नहीं आपको, क्योंकि एसएसटी में आपको लिखना होता है।
लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लिखना होगा। तो लिखने की प्रैक्टिस कैसे होगी? याद कर करके लिख नहीं सकते आप, जब तक आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ोगे, जब आपके दिमाग में शब्द होंगे तभी तो आप लिख पाओगे। तो बच्चों आजकल क्या है, बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में उबन होती है, लेकिन बच्चों पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे ये लॉन्ग टाइम आपको बहुत नुकसान करेगा। बुक्स नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने की आदत खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपका दिमाग पैरालाइज हो जाएगा और फिर आप कोई कहीं के नहीं रह जाओगे। तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, इवन एक बार तो पढ़ ही डालें पूरी एनसीईआरटी को, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। और बच्चों जो ऐसा कहते हैं टीचर की एनसीईआरटी ना पढ़ो, समझ लो उसने आपकी सुपारी ले रखी है आपके नाम की, आपको बर्बाद करने की सुपारी कर ले रखी है, आपको कुल मिलाकर बर्बाद करने पर लगा हुआ है। तो मैं ये कभी नहीं कहता, मेरी क्लास करो, पीपीटी पढ़ो, इनफ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप जो मैं बातें बोलता हूं समझ तो क्लास में ही जाओगे, लेकिन आपको लिखना भी तो है। आपके पास अपने शब्द कैसे आएंगे? तो एनसीईआरटी पढ़ने से आएगा, कंटेंट पढ़ने से आएगा। जब पढ़ोगे तभी शब्द आएंगे, ठीक है बच्चों? तो प्लीज एनसीईआरटी को जरूर पढ़ा करें। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आएगा, मजा आएगा क्लास में। और अगर क्लास में मजा आया और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और बताओ कि कैसी लगी, ठीक है? कमेंट करके बताओ बच्चों कैसी लगी क्लास। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।